हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ICT वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स करेंगे और मैथ्स में क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। तो बच्चों, क्वेश्चन पेपर है आपका ये 2024 का गणित का, जो आपका आपके बोर्ड पेपर आया था। बस वही क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में, एक बार हम उसको रिकैप कर लेते हैं। प्रीवियस सेशन में जितने भी हमारे इंस्ट्रक्शंस थे उनको थोरोली हमने डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या लिखा होता है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर कितने अंक के कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो आता है बच्चों इसमें MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय सवाल आते हैं उसमें। और उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ भाग होते हैं, और हर एक भाग में 4-4 विकल्प आपको दिए होते हैं और उनमें से एक विकल्प चूज करना है। और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। आपको मैंने सॉल्व करना सिखाया था, हमने वो क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। उम्मीद करता हूं बच्चों आपने अच्छे से उनको किया होगा। अब हमारे सामने कौन से क्वेश्चंस हैं देखिए। अब है आपके सामने, ये तो कर लिया था हमने क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक क्या है, एक अंक के क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। ये भी क्या है, आपके एक अंक के ही सवाल हैं, एक अंक के लिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे अच्छी बात है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए होते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी इनको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया गया है। किताब का आपकी क्वेश्चन है, पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF बताना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, फाइंड द HCF ऑफ इंटीजर 26 एंड 91 बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हुए HCF विधि का बताएंगे। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, है ना। सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे और 91 के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो लिख लेंगे आप। क्या क्या होंगे देखिए, सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा 13 आ जाएगा, है ना। और ये 7 से डिवाइड होगा 13 आ जाएगा। तो क्या क्या फैक्टर्स हुए जो प्राइम है, ये हो गया 2 इंटू 13 और ये हो गया 7 इंटू 13। सबकी घात एक एक है ना, एक एक है। अब अगर हमें निकालना है HCF, ठीक है, HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे बच्चों, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन सा है ना, कॉमन फैक्टर कौन सा है वो देखना है हमें। तो यहाँ पे देखिए 13 दोनों में है, 13 एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो दोनों में प्रेजेंट है विद इट्स हाईएस्ट पावर 1, है ना। तो ये इसका HCF हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13, है ना, 13 की पावर 1 13। तो इनका HCF 13 आ जाएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको कि HCF ऑफ 26 91 इज 13, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आपने कर देना है, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। तभी मैं बोल रहा था कि जो 1 मार्क्स के होते हैं वो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, सरल होते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ इसमें थोड़ी दिक्कत है तो उसको आप क्या करेंगे, बाद के लिए, लास्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि आपके बाकी जो अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो अच्छे से आपको आते हैं वो ना छूटने पाए, इसलिए बोल रहा हूँ। अटेम्प्ट पूरा पेपर करना है आपने, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बस आपको सीक्वेंस डिसाइड करनी है कि पहले कौन सा करना है बाद में कौन सा करना है। ये अगर सही तरीके से कर लिया तो आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इजी है, ये 2 है। अब तीसरा देखिए, सवाल नंबर 3 जो है आपके सामने, उसमें क्या बोला गया है, समांतर श्रेणी। देखिए AP से एक क्वेश्चन आ गया है, 21 18 15 का कौन सा पद 0 होगा। बहुत इजी और बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। विच टर्म ऑफ AP 21 18 15 इज 0। तो एक तो आप क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, है ना। चैप्टर जैसे ही आपको याद है फॉर्मूला आपको पता हो जाना चाहिए, याद आ जाना चाहिए। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है।
अब यहाँ पे किस किस की जरूरत पड़ने वाली है, हमें ए की जरूरत पड़ने वाली है और डी की जरूरत पड़ने वाली है, एन तो हमें नहीं पता है ना, एन तो निकालना है कौन सा पद तभी तो आएगा। तो ए कितना है, ए यहाँ पे है बच्चों आपका 21, प्रथम पद 21 है। डी कितना है, डी निकाल लेंगे, दूसरा पद है 18, 18 माइनस 21 कितना आ गया -3, डी कितना आ गया आपका -3। इसको हम वैल्यूज रख देंगे इसकी, ए एन, ए एन क्या है देखिए, अब हमें कौन सा पद चाहिए, हमें चाहिए जीरो कौन सा पद होगा, मतलब ए एन की वैल्यू जीरो कब होगी जाके एन की कौन सी वैल्यू पे। तो ए कितना है 21 है, प्लस एन -1 इंटू डी कितना है -3। इसको सॉल्व करेंगे एन की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो 21 को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, -21 हो गया, -21 इज इक्वल टू n -1, n-1 इंटू -3। अब देखिए -3 को भी लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, -21 -3 इज इक्वल टू n-1, कैंसल आउट कर देंगे, 3 सते 21, कितना आ गया 3 इंटू 7 21। अब देखिए यहीं पे मैं कर देता हूँ, n-1 कितना है 7, तो n इज इक्वल टू 7 प्लस 1, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगी 8th टर्म, 8th टर्म 8वें पद पे क्या होगा, ये 8वां पद इसका 0 हो जाएगा। बस इस तरह से सॉल्व करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए ये क्वेश्चन। तो ठीक है बच्चों, ये सबने कर लिया है। अच्छे से देखिए, हम डिटेल में एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से ऑब्जर्व करना है आपने, ध्यान से देखना है, ध्यानपूर्वक। अब अगले देखिए क्वेश्चन, ये भी एक एक अंक के लिए होने वाले हैं आपके, है ना। कितने अंक के लिए है ये 1 अंक के लिए है और ये भी 1 अंक के लिए, ठीक है। ये एक एक अंक के क्वेश्चन, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, सॉल्व करेंगे इसको। एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 5 एंड -2। तो यहाँ पे आपको रूट्स यानी अल्फा और बीटा दे दिए हैं, ठीक है। इनके रूट्स अल्फा और बीटा हम मान लेते हैं, कितना 5 दिया है और -2 दिए हैं, अल्फा और बीटा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इसके जो रूट्स होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपकी क्या बन जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, है ना, इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, बस वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, माइनस अल्फा कितना है 5 है और बीटा कितना है -2 है, बस एक्स अल्फा कितना है 5 है और बीटा कितना है -2 है, ये वैल्यूज रखेंगे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अब देखिए 5 -2 कितना हो गया 3 हो गया, तो ये आ गया, फिर -5 इंटू 2 10, तो 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए बच्चों आपको। अब फिफ्थ देखिए, 5वां, कुछ डाउट होता है पूछ सकते हैं आप। अब देखिए साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री एंड, ये इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहां से साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60
sin 30 वैल्यूज पता होनी चाहिए बच्चों, वैल्यूज इनकी, ठीक है। वैल्यू का जो टेबल हमने किया था ना ट्रिग्नोमेट्री की, जो स्पेसिफिक जो एंगल्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिक रेशियोज हैं, उनके हमने क्या किया था, टेबल हमने बनाया था। तो बस वो आपको पता होना चाहिए, टेबल बनाना भी सीखा है, वैसे भी आपको पता है। तो क्या करना है, देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। cos 30 की भी सेम वैल्यू हो जाएगी, फिर जो साइन 60 की है वही क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। और cos 60 की वैल्यू है 1/2, वही वैल्यू आपकी साइन 30 की हो जाएगी 1/2। है इजी। तो बस इसमें क्या करना है, इसमें आपको इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे आंसर देखिए, √3 इंटू √3 3 आ गया, और 2 इंटू 2 4 आ गया, प्लस 1/2। ये देखिए मल्टीप्लाई है यहाँ पे, है ना, हमें मल्टीप्लाई लिखना है। तो 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 आ गया। एलसीएम ले लेंगे 4, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4, 4/4 कैंसल आउट करेंगे, 1 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, है ना। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरह से कर सकते हैं बच्चों, ये नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, सबने देख लिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों इसमें। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है, 6th। 6th को हल करने के लिए क्या बोला गया है, बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को y अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है। k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान आपको बताना है। तो समझना बच्चों, इसको क्या बोला गया है कि एक आपके पास यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, जिसको हम ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये 5 और -6, फिर -1 और -4, ये दो बिंदुओं को जोड़ने वाला एक रेखाखंड है, ठीक है। इस रेखाखंड को y अक्ष, ठीक है, y एक्सिस के अनुपात 1 में विभाज्य करता है। मान लीजिए ये क्या है, ये y एक्सिस है, ठीक है, y एक्सिस है। तो इसको हम पॉइंट P पे, मान लीजिए y एक्सिस पॉइंट P पे इसको काट रहा है, x y, है ना, और ये k अनुपात 1 में काट रहा है। आपको k का मान बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये, अगर y एक्सिस पे ये पॉइंट है तो यहाँ पे x 0 होना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए, है ना। और y एक्सिस पे x 0 हो जाएगा और x एक्सिस पे y 0 हो जाएगा। ये तो सिंपल फंडा है। अब आपको k का मान ज्ञात करना है। k का मान ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, देखिए सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र आपने पढ़ा है बच्चों, कौन से चैप्टर कौन सा है, आप रिकॉल कर पा रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र का इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला बच्चों देखिए, ये होता है x के लिए होता है m2 x1 m1 x2
प्लस m2 x1 बाय क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली आपका y के लिए भी हो जाएगा। हालांकि आपको k की वैल्यू ही निकालनी है, इसमें वो पॉइंट्स के ये कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालने, है ना, ये वैल्यूज नहीं निकालने पॉइंट्स के, सिर्फ k की वैल्यू निकाल। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, अब आप वैल्यूज रखिए। x एक्सिस यहाँ पे कितना है, 0 है ना, 0 है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लूंगा मैं, थोड़ा स्पेस अच्छे से मिल जाएगा। m1 कितना है, देखिए ये हो गया m1 और ये हो गया m2। तो m1 कितना है कि इंटू x2 कितना है, ठीक है। x2 आप देखेंगे, देखिए ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये y1, ये y1, इसी तरह से ये x2 और y2, ये हो जाएंगे। ये दो पॉइंट्स है ना, और इसके बीच में जो पॉइंट्स काट रहा है ये xy हो जाएगा। तो हमने, हमारे पास x क्या है यहाँ पे, ये x है, ये y है ना। तो x तो 0 है, x 0 लिख दिया। m1 कितना है, k है, और x2 कितना है, देखिए x2 माइनस 1 है, प्लस m2 कितना है, m2 1 है, और x1 कितना है, x1 5 है, लिख लीजिए 5 अपॉन m1 है k और m2 है 1। कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, k प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा और ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 इंटू k प्लस 1, 0 ही रहेगा। ये आ जाएगा माइनस k और ये आ जाएगा प्लस 5, है ना। अब प्लस 5 को आप दूसरी तरफ लेके जाइए, या फिर मैं क्या करूंगा, k को इधर लेके आ जाऊंगा। तो ये k इज इक्वल टू कितना आ गया, 5। k बराबर है 5 आ गया बच्चों, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसको नोट डाउन कर लेंगे, है इजी। अब देखिए, जैसे हमने ये किया है, इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगला जो सवाल है आपका, क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से है ये 7। तो यहाँ पे बोला गया है प्रूव करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पे दो पक्ष हैं, sec a प्लस tan a, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन a इज इक्वल टू, ये है। तो लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे और उसको दायां पक्ष के बराबर प्रूव कर देंगे। तो क्या है, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a, ये है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, देखिए sec a है, tan a है ना। तो कोई फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, अगर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है तो इसको cos और sin में बदल दीजिए। sec a क्या होता है, 1 बाय cos a, tan a क्या होता है, sin a बाय cos a, यही होता है। और 1 माइनस साइन a अपॉन 1 लिख देंगे इसको, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, cos a एलसीएम आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन a आ गया, और यहाँ पे आ गया 1 माइनस साइन a अपॉन 1। अब न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होता है, आपको पता है। और एक सूत्र यहाँ पे लग रहा है, अगर आपको पता हो तो, क्या, बिकॉज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सूत्र देखिए, ये लग रहा है a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस a, ठीक है। अब 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये 1 रहने देंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a, इसके बराबर होता है। लिख लीजिए आप,
cos स्क्वायर a बाय cos a, स्क्वायर से cos a कैंसिल आउट, तो ये cos a बराबर है राइट हैंड साइड, आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। तो ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगला सवाल देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है ये है क्वेश्चन नंबर 8। एक एक मार्क्स के होंगे, 8 और 9 भी, ठीक है। क्या बोला गया है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। पाई बराबर है 22/7 लीजिए। डिटरमाइन द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद द रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, एक त्रिज्या खंड का आपको कोण दिया गया है ना। तो कोण कितना है, कोण यानी थीटा 60 डिग्री दिया है, लिख लीजिए। और क्या दिया है, त्रिज्या दी है, त्रिज्या भी आप लिख लेंगे यानी आर कितना है 21 सेंटीमीटर। ये दो चीज दी गई हैं। अब वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है ये भी आपको पता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, थीटा बटे 60 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, क्या आपको पाई की वैल्यू लेने के लिए बोला गया है, बिल्कुल बोला गया है, तो वही वैल्यू लेंगे जो आपको यहाँ पे बताई गई है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आपको थीटा 60 दिया है बटे 360 इंटू पाई 22/7 लिख लेंगे, और ये आर है 21, तो 21 का वर्ग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, बस कैंसल आउट कर दीजिए, ये 6 पे जाएगा, है ना। उसके बाद आगे लिख लेंगे एक बार 1/6 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। अब देखिए ये 7 इंटू 3 हो जाएगा 21, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 11 22 आ जाएगा। तो क्या आ गया यहाँ पे 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 21 एकम 21, है ना, 2 हासिल 21 एकम 21 और 2 23। ये आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के आपके बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे बच्चों, एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, है ना। इसमें बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया है, पीई बराबर है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। इफ PE is equal to 0.05 what will be the probability of E naught। तो याद कीजिए प्रोबेबिलिटी में आपने सीखा होगा कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है, 1 होता है ना। तो बस बच्चों वही चीज यहाँ पे आपको बोली गई है, ठीक है। इसको कैसे हल करेंगे देखिए। ये क्वेश्चन पूरा आप देख पा रहे हैं, इसका सॉल्यूशन, इसको एक बार आप नोट कर लेंगे पहले, ठीक है। इरेज करने से पहले इसको नोट कर लीजिए। कर लिया सबने नोट। अब करेंगे हम अगला सवाल। समझा दिया है मैंने अगला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें आपको एक चीज पता है कि इन दोनों का जो सम होता है, पीई, पीई तो आपको दिया है 0.05,
ठीक है, ये दिया है। वी नो दैट, हमें ये चीज पता है कि पीई प्लस पीई डैश अगर ऐसे लिख दे तो ये पीई नोट हो जाता है, यानी पी नहीं 1 के बराबर होता है। और हमें पीई का पता है 0.05 है, प्लस पीई नहीं निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा, बस निकाल लीजिए। पीई नोट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, कितना आ जाएगा, इसको आप माइनस कर लीजिए, डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 0.95 आपका आंसर आ जाएगा किसका, पीई नोट का। ठीक है, तो आप लिख देंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीई नोट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई इज 0.95। अगर ऐसे दिक्कत होती है आपको तो देखिए इसको लिख के माइनस कर लीजिए, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। यहाँ से 10 माइनस 5 5 आ गया, 9 माइनस 0 9 आ गया, 0 है ना, ऐसे कर सकते हैं। बट डायरेक्टली अब तो आप 10th क्लास में हैं, कर पाएंगे। इस तरह से करेंगे ये क्वेश्चंस बच्चों। कोई अगर आपको दिक्कत लगती है तो आप फिर से देख सकते हैं इनके सॉल्यूशन कैसे मैंने सॉल्व किया है, देख लीजिए आप, ये पूरा क्वेश्चन है ना, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको अच्छे से आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे ही अब देखिए जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे इस पेपर में वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं हमने, अच्छे से आप इनको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।